हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी। इससे पहले ये जो इंडियन पॉलिटी का जो सेशन होगा, मतलब भारतीय राज व्यवस्था का जो ये सीरीज आज मैं लेकर आ रहा हूँ, ये घटना चक्र बुक से है। घटना चक्र बुक के जो सारे क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी घटना चक्र का हिस्ट्री का ऑलरेडी एक सेशन है जो चल रहा है। उसमें मध्यकालीन भारत हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और अभी हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई या बिहार दरोगा, जितने भी ये सब वन डे एग्ज़ाम है, कोई भी पीएससी है या एसआई लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, उसका आप मान के चलिए कि 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है। या एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाता है या फिर उसके एक्सप्लेनेशन से वो क्वेश्चन मैच करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए घटना चक्र का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसमें भी आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्ज़ाम में वेटेज है तो वो आधुनिक भारत, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सब क्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये सब सब्जेक्ट को आप कवर करने का कोशिश कीजिएगा। इसी क्रम में मैं आधुनिक भारत अभी शुरू कर रखा हूँ। अब भारतीय राज्य व्यवस्था भी मैं अब स्टार्ट किया हूँ और जल्द ही आप लोगों के सामने इंडियन ज्योग्राफी भी लेकर मैं प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आज का जो हमारा सेशन है वो इंडियन पॉलिटी का है और ये पहला लेक्चर है इस क्रम में, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यह किस में किया गया था? ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और सर एलिजा इम्पे जो थे वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात आती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किया गया था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ था। तो ये कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे देकर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, नियंत्रण परिषद की अगर आप स्थापना की बात कीजिएगा तो ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1774 के साथ मैच करेगा। देखिए, वही पिट्स का भारतीय अधिनियम 1774 की अगर 1784 की अगर बात कीजिएगा तो इस एक्ट से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोगों ने देखा किसके थ्रू? नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू। फिर है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये किसके थ्रू दिया गया था? ये दिया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो इसको ये चार्टर अधिनियम 1833 के साथ मैच करेगा। देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं तो और भी याद रखिएगा चीज़ें। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा चार्टर अधिनियम 1813 से। 1813 के चार्टर अधिनियम से और भी याद रखिएगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को भी छीन लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 का चार्टर एक्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1813 के ही चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। फिर है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी क्योंकि 1823 में जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट करना। वहीं कह रहा प्राचपीत एवं आंग्लविद विवाद, हाँ तो ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जिसके कारण नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये किस अधिनियम के द्वारा? ये 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। एक चीज़ और याद रखिएगा 1813 के चार्टर अधिनियम से कि इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की भी सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1813 के चार्टर एक्ट के अगर बात करते हैं तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि भारत का राजस्व जो है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है, क्योंकि देखिए भारत का जो राजस्व है वो 1858 का जो अधिनियम पास हुआ था उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से और याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी जो है वो व्यापारिक संस्था न रहकर सिर्फ प्रशासनिक निकाय के रूप में जानी जाने लगी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि खरीद सकते थे। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और इस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, तो पूरक प्रश्न जो होते हैं उनको पूछने का अधिकार जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत नहीं मिला था। देखिए 1892 के तहत और भी जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये याद रखिएगा कि यह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या है उसको वृद्धि करके क्रमशः 10 और 16 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यह कौन से अधिनियम? यह मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्लो मिंटो सुधार 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार था इसी के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। इससे और जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की में नियुक्ति की गई थी और पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी भी दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। संघीय न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था वो प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था और न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो था वो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय अभी हम लोगों ने देखा कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसी के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन जो है और साथ ही साथ एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना, ये सब प्रावधान जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था था उसके तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के रूप में बांटा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए तो पहला कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में नहीं था। देखिए मुसलमानों के लिए अगर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान जो है वो 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम में इस व्यवस्था को जारी ही नहीं रखा गया बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। तो सेकंड जो गलत है। फिर थर्ड वन कह रहा है कि केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी समिति का हस्तांतरण किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका जो है वह प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था इसी के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। एक था ऊपरी सदन जिसको कि राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, वो 5 वर्षों के लिए होता था, जिसमें 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य जो थे वो सरकारी हो सकते थे। दूसरा होता था निचला सदन जिसको कि हम लोग केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, वो 3 वर्षों के लिए होता था और उसमें 140 सदस्य थे जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र में कौन सा एक्ट जो है वो द्विसदनीय विधायिका लाया। तो ये केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, अभी हम लोगों ने देखा 1919 का एक्ट जिसको कि हम लोग मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार से और भी याद रखिएगा कि इसके तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और उसका वेतन जो है वो ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो देखिए राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में, और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो देखिए 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा वो सही होगा। 1926 और 1945 का जो चुनाव है केंद्रीय विधानसभा का वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबलित किया गया था। तो यह किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह अधिनियम जो था वो ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही साथ यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज भी था। इस अधिनियम में भारत संघ की जो स्थापना है वो संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है वो इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है। तो ये किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अधिनियम की 7वीं सूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। कौन नहीं था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विधायक जो थे इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो अवशिष्ट विधायी शक्ति है वो वायसराय को दिया जाएगा, तो वायसराय को दिया गया था, तो ये गलत है। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात्र का संकेत था, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो शामिल किया गया था। तो कौन से अधिनियम के द्वारा, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर हम लोग अखिल भारतीय महासंघ की बात करते हैं तो यह संघ जो था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के अध्यक्ष और उन देसी रियासतों से मिलाकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन ये वो बाद की बात है कि देसी रियासतें जो थे वो कोई भी संघ में सम्मिलित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है। तो अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है, अभी हम लोगों ने देखा कि इस अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान यही नहीं है, क्योंकि देखिए भारत के लिए जो संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख है वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं किया गया था, वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से एज इट इज मतलब हूबहू ले लिए गए हैं, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का अधिनियम ही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ। तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही। और कब अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग हुआ था 1937 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने। यहाँ मेरे हिसाब से 1924 होना चाहिए था, देख लीजिएगा, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हुआ क्या था कि 1924 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग किया था और एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि बेशक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यही जो था वो सबसे पहला अवसर था। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, यह 1924 में ही एम.एन. रॉय के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब, मार्च 1942। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा इन व्यक्तियों में से कौन जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था यह पूछ रहा है। कैबिनेट मिशन कब, मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, और इस मिशन के सदस्य थे स्टॉफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड नहीं थे, बाद बाकी स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन से एक चीज़ याद रखिएगा जो पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग जो था वो 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर के थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट हमारा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की व्यवस्था की जाती है, तो उसी व्यवस्था के साथ ही अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, यही घोषणा किया जाता है। वायसराय जो था वो इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष या आप उपसभापति कह सकते हैं वो बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, यह पूछ रहा है। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अगर बात कीजिएगा तो यह नहीं थे। सी राजगोपालाचारी की अगर बात कीजिएगा तो ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात कीजिएगा तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम की अगर बात कीजिएगा तो ये श्रम मंत्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों सदस्यों की संख्या जो है वो समान होती थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बेबेल योजना के प्रस्ताव में जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है वो हिंदुओं के बराबर होना चाहिए था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना, और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सब का प्रावधान जो है वो बेबेल योजना में किया गया था।
फिर कह रहा है बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं था बेबल का, तो ये गलत है, क्योंकि बेबल योजना का उद्देश्य जो था वो राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था, संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। लेकिन इसका कहीं से ये उद्देश्य नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में एकता बना रहे और भारत का विभाजन रुक सके। इसका ऐसा कोई योजना नहीं था। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है आपसे। पहला कह रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यही बिल्कुल सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। फिर कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत है, क्योंकि देखिए संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की जो विधानसभा का उपयोग है वो निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। मतलब कि संविधान सभा जो था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, न कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का। फिर कह रहा है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा में अनेक दलों के लोग भी शामिल थे। फिर कह रहा है ये कई उप समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। तो पहला और चौथा जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, यह बताना है आपको। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इनका निर्वाचन जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है, क्योंकि इनका जो संविधान सभा के अगर सदस्यों के निर्वाचन की अगर बात कीजिएगा तो वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है इसका चुनाव प्रक्रिया जो है वो 1935 के अधिनियम के 6वीं सूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था वो सीमित था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो मिशन योजना था उसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कुल कितने थे, 389 सदस्य थे, प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें से कि 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिनमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो था वो अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे वो निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे। देखिए पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, इसमें जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। अभी हम लोगों ने देखा प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो उद्घाटन यानी पहले दिन तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान सभा की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो मुस्लिम लीग जो था वो इस बैठक की बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी थी। नेक्स्ट हमारा भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति भी। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी यहाँ वाले ऑप्शन में नहीं है, तो अस्थायी ही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को ही उसके प्रथम बैठक जैसे ही शुरू हुई थी उसी के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा कब, 9 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरा अधिवेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और आगे चलकर यही उद्देश्य जो है वो प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। हाँ सही है, यह पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब संसद और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए थे? देखिए भारतीय संविधान सभा के निर्माण की अगर बात करते हैं तो कुल इसके 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। और 11 अधिवेशन में क्या जो अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन इसको अंगीकृत कर लिया जाता है। लेकिन इस 11 अधिवेशन के अलावा भी फिर एक बार सब लोग 24 जनवरी 1950 को एकत्रित होते हैं और सभी सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो आप इसको एक और संविधान सभा के अधिवेशन काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 11 और 12 होगा, जो कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही आंसर 12 टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान सभा को लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, यह मैच करेगा HC मुखर्जी के साथ। फिर कह रहा प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये मैच करेगा KM मुंशी के साथ। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, ये मैच करेगा BT कृष्णमाचारी के साथ। और फिर है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जिनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो तैयार किया गया था, तो ये BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्हीं के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, और जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। और BN राव के जो मूल प्रारूप था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत संविधान की उद्देशिका जो है, मतलब जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। तो आप यहाँ पे सही आंसर टिक कर सकते हैं 26 नवंबर 1950। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने या फिर पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि क्या है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 26 जनवरी 1950।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान लागू कब किया गया यह पूछ रहा है, तब आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हुआ क्या था, आप लोगों को याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था और फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इसी चीज़ को यादगार रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू करते हैं पूर्ण रूप से, और उस दिन फिर हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और कौन से अधिवेशन में? 11वां अधिवेशन, जब उनका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट हमारा B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए संविधान सभा में अम्बेडकर का जो पहली बार निर्वाचन है वो बंगाल से हुआ था, और देश बंटवारे के बाद जो उनका निर्वाचन है वो बॉम्बे से हुआ था। तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी। हुआ क्या था कि जब 1946 में चुनाव हुआ था संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो उस समय भारत अविभाजित था, 1946 में बटा नहीं था भारत पाकिस्तान। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। फिर बाद में यह क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में फिर दोबारा से सम्मिलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म की अगर आप बात कीजिएगा तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु की अगर बात कीजिएगा तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 और 1956। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई। ये बिल्कुल सही है। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा जो है दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, और भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। फिर कह रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, इसलिए इसको आप एक गृहीत संविधान भी कह सकते हैं। तो ए और आर दोनों क्या है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा में मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिक्स का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आइवर जेनिक्स। नेक्स्ट हमारा किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये एक इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। इन ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और ये इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी पुस्तक में इन्होंने यह लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल कितनी महिलाएं सदस्य? 15 महिलाएं सदस्य। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो ये दोनों याद रखिएगा, अगर महिलाओं की पूछे तो 15 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या पूछे तो 33।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसकी दो उप समितियां भी थी, मूल अधिकार उप समिति जिसके जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति जिसके एच सी मुखर्जी, संघ शक्ति समिति थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7 और यह 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके अलावा 6 और लोग थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए प्रारूप समिति में, टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी 2 उप समितियां भी थी, एक था मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और एक था अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यहाँ देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हटाकर आपसे पूछ रहा है, तब आपका आंसर 6 होगा। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगाकर पूछता तब आपका आंसर जो है वो 7 होता। और वो 6 सदस्य कौन कौन थे उनका नाम याद रखना होगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में ये आ जाता है कि इसमें से कौन नहीं थे। तो वो 6 सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अंगैयर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डॉक्टर पी खेतान, ये सब थे। फिर इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ जाते हैं और डी पी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। उनके बाद टी टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। देखिए एन गोपालास्वामी भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा थे। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन जो था वो सदस्य नहीं था। तो देखिए मोहम्मद सादुल्लाह था, ए के अय्यर भी थे, के मुंशी भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो देखिए बी एन राव के द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान, उसके प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए गठन किया गया था प्रारूप समिति का। और ये कब गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए झंडा समिति हो या संचालन समिति हो, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।